हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस कंप्यूटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वीके कॉन्टैक्ट 2000 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे होंगे और बैक टू बैक कंप्यूटर क्लासेस को देख रहे होंगे। हम बेटा बात कर रहे हैं कंप्यूटर में एमएस एक्सेल की, जो कि इस सेशन की हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम जानेंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में कि एमएस एक्सेल में कौन कौन से फॉर्मूलाज का उपयोग किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हम जानेंगे, जो कि आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले कर रखे हैं। इनको एक्सप्लेन अपन समझ के चलेंगे आज के इस सेशन में। आइए मित्रों, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा मित्र नया है इस प्लेटफॉर्म पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आरएससीआईटी सिलेबस से कंप्यूटर का संपूर्ण सिलेबस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त हो सके। ठीक है मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से कंटेंट रहने वाले हैं आपके सेशन में। एमएस एक्सेल का बेसिक फार्मूला, बेसिक कौन कौन से फार्मूला जो हमें याद होने ही होने चाहिए, उनके बिना काम नहीं चलेगा, तो उनको अपन देखेंगे। डाटा वैलिडेशन क्या होता है वो देखेंगे, सॉर्टिंग एंड फिल्टर देखेंगे, और टाइप्स ऑफ चार्ट के प्रकार देखने वाले हैं। हाँ तो मित्रों, सबसे पहली बात रहेगी अपनी कि एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए कौन से सिंबल का यूज किया जाएगा। एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो सबसे पहले बेटा बराबर का इक्वल टू का सिंबल होगा यूज। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो उसके लिए यूज सिंबल कौन सा होगा बेटा, बराबर का। कौन सा, बराबर का ये सिंबल यूज होता है बेटा, बराबर का ये सिंबल यूज होता है। स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, जस्ट पिछले एग्जाम में पूछा गया है। एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूले को स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले कौन से सिंबल का उपयोग करना है, बराबर फॉर्मूले का उपयोग करना है, बराबर सिंबल का उपयोग करना है। बराबर के चिन्ह से प्रत्येक फॉर्मूला स्टार्ट होता है एमएस एक्सेल का। ठीक है बेटा, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सिंबल, बराबर का सिंबल। प्रत्येक फॉर्मूले के सामने आपको बराबर का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि एमएस एक्सेल का फॉर्मूला स्टार्ट होता है बराबर के सिंबल से। किससे बेटा, बराबर के चिन्ह से एमएस एक्सेल का फॉर्मूला स्टार्ट होता है। उसके बाद चलते हैं फॉर्मूला पे। देखिए सम, एक एक को मैंने लिख दिया, इनके बारे में बोलूंगा, आप उसको नोट आउट कर लेना। ठीक है बेटा, एमएस एक्सेल में सम इक्वल टू सम फॉर्मूले का उपयोग एमएस एक्सेल में दो या दो से अधिक सेल की रेंज वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखो बेटा, एक तो सही फॉर्मूला फॉर्मेट और देख लो आप पहले। एमएस एक्सेल में जो सही फॉर्मूला फॉर्मेट क्या होता है वो देखिए आप। जैसे कि बराबर सम A1 सेल से लेके हमें A10 सेल तक की वैल्यू को जोड़ना है। A1 सेल से लेके A10 तक की वैल्यू को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अपन को इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। बीच में क्या होना चाहिए, दो सेल की रेफरेंस की मध्य में आपको सेमी कॉलन का चिन्ह मिलेगा। किसका, सेमी कॉलन का, ना कि कॉमा का। कॉमा का सिंबल मिल जाए तो भी गलत है, कॉलम गलत, सेमी कॉमा गलत, सेमी कॉलन ये केवल कॉलन का सिंबल मिलेगा तब जाके सही है। अदरवाइज आपको ऐसे सिंबल मिलेंगे बेटा, ऐसे मिल गया तो भी गलत है, ऐसे मिल गया तो भी गलत है, डॉट मिल गया तो भी गलत है। सही फॉर्मूला फॉर्मेट आपका ये है, इसको नोट आउट कर लेना। क्या है ये, सही फॉर्मूला फॉर्मेट, सही फॉर्मूला फॉर्मेट, ये अपना सही फॉर्मूला फॉर्मेट है। इसको आप एक बार नोट आउट कर लीजिए। हाँ बेटा लिख लिया। सही फॉर्मूला फॉर्मेट कौन सा है, इक्वल टू सम A1 से लेके 10 तक की वैल्यू को जोड़ने के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया बेटा। ये सम का फॉर्मूला है, जोड़ने के काम आता है, वैल्यू को क्या करेगा, प्लस करेगा, जोड़ने के काम आएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे बेटा। सम पता चल गया, वैल्यू को जोड़ने के लिए क्या करना है, प्लस करता है, वैल्यूज को जोड़ता है। कौन सा, सम फॉर्मूला। दो या दो से अधिक सेल की रेंज की वैल्यूज को जोड़ने के लिए एमएस एक्सेल में सम फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। कौन सा बेटा, सम, एवरेज, औसत। दो या दो से अधिक सेल की वैल्यू में औसत, एवरेज, औसत वैल्यू प्राप्त करने के लिए एवरेज फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। लिख लेना आप ना, औसत, एवरेज, मतलब कि औसत वैल्यू प्राप्त करनी है तो एवरेज फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। काउंट नंबर, एमएस एक्सेल में जैसे बेटा सीट है अपनी एमएस एक्सेल की, क्या है बेटा, ये सीट है, ऊपर अल्फाबेट होते हैं
और इधर नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि A1 सेल है, ये A2 सेल है, ये A3 सेल है, ये तो ये अपना एक नंबर इधर से चलेगा। ठीक है बेटा, ये क्या है अपना सेल एड्रेस, क्या हो गया सेल एड्रेस। ठीक है बेटा, इनमें इन सेल्स में इसमें रख दिया मैंने 1, इसमें रख दिया B, इसमें रख दिया 3। तो केवल नंबर्स को काउंट करने के लिए, मतलब ऐसी सेल जिनमें कोई ना कोई नंबर भरा हुआ है, जैसे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, कोई ना कोई नंबर भरा हुआ है, नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट नंबर फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। मैक्स, जैसे कि मैंने ये नंबर लिखे तो इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा आएगा, तो इनमें से 3। तो मैक्सिमम रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, अधिकतम सबसे अधिकतम मान को डिस्प्ले करने के लिए किसका उपयोग करेंगे बेटा, मैक्स फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। उसके बाद मिनिमम, जो आपने टेबल में एक्सेल की शीट में जो नंबर्स की श्रृंखला बनाई है बेटा, उसमें सबसे मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करना है। सबसे छोटे नंबर को देखने के लिए मिनिमम फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा, सबसे बड़े नंबर को देखने के लिए मैक्स फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। काउंट, आपने सेल में डेटा फिल किया, उस फिलअप की गई सेल की संख्या को गिनने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, काउंट फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। काउंट और काउंट एक फॉर्मूले का उपयोग बेटा सेल की संख्या को काउंट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में ब्लैंक सेल की संख्या को गिनना बेटा। ब्लैंक सेल की संख्या मतलब कि आपने सेल फॉर्मेट ले लिया, उसमें डेटा फिलअप कर दिया जिसमें खाली ब्लैंक सेल है। क्या है बेटा, ब्लैंक सेल है, खाली सेल है, और खाली सेल को गिनना है तो ब्लैंक फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। इफ मोस्टली तो इसमें से बेटा ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये एक काउंट वाला ले लेना, एक लाइन फॉर्मूला है, लाइन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ कंडीशनल फॉर्मेट, कंडीशन वाले फॉर्मूला को दर्शाने के लिए फॉर्मूले में कंडीशन लगाने तो इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। लेन, सेल के अंदर कैरेक्टर्स की संख्या को, जैसे कि अपने एक सेल में, सेल क्या होता है बेटा पता है ना आपको, ये सेल होता है, इस सेल में कोई ना कोई नाम लिखा है आपने, उस नाम में जितने कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं उन यूज कैरेक्टर्स की संख्या को काउंट करके कौन बताता है, लेन फॉर्मूला बताता है। सेल के अंदर लिखे गए कैरेक्टर की, सेल के अंदर लिखे गए स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग मतलब कोई भी नाम था उसको स्ट्रिंग बोला जाएगा, सेल के अंदर लिखी गई स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके बताता है लेन फॉर्मूला। लेफ्ट फॉर्मूला, जैसे कि कोई स्ट्रिंग लिख दिया हमने, उसमें लेफ्ट साइड से नंबर्स को, लेफ्ट साइड से अल्फाबेट्स को काउंट करके अलग करता है लेफ्ट, और राइट साइड से काउंट करके करता है अलग राइट। मिडिल के नंबर्स को काउंट करता है मिड। अपर, जो आप स्ट्रिंग लिख रहे हो उसको अपर केस में बड़े लेटर्स में चेंज करता है अपर। लोअर केस, स्मॉल लेटर्स में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है लोअर केस। प्रॉपर, सेंटेंस केस में प्रॉपर तरीके से, मतलब पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे, ये होता है अपना प्रॉपर केस। ठीक है बेटा। राउंड क्या करता है, अपनी एक संख्या को पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करता है। जैसे दशमलव की संख्या होती है ना, उसको पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करने के लिए राउंड फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो 10 पॉइंट, राउंड फॉर्मूले का उदाहरण देखो, 10.5 है, सॉरी 10.6 है, 10.6 है, तो इसको क्या करेगा, आगे जोड़ देगा, इसमें प्लस करेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा है तो इसमें 4 जोड़ के इसको क्या बना देगा, 11 बना देगा। जब ये 11 बनेगा ना तो राउंड अप में जाएगा। किस में जाएगा, राउंड अप में। किसमें, राउंड अप में। अगर ये होता बेटा 10.3 तो इसमें 3 को हटा देता, तो किस में जाता है, राउंड डाउन में। किसमें, राउंड डाउन में। अगर उसमें सेल में वैल्यू ऐड की जा रही है पूर्ण संख्या बनाने के लिए तो राउंड अप होगा, और घटाई जा रही है तो डाउन होगा। इतना याद रखना है। राउंड फॉर्मूला पूर्ण संख्या बनाने के काम आता है। क्लियर है। यहाँ तक ये फॉर्मूला आप लिख लो, इनको नोट आउट कर लो। जो मैंने बताया लाइन्स उनके बारे में सामने लिख लेना, आप नोट आउट कर लेना। क्लियर बेटा, एक बार इसको नोट आउट करो। हाँ भाई, लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा इसको नोट आउट कर लेना। काउंट मतलब ओनली नंबर को काउंट करेगा, केवल नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि सेल है बेटा, इसमें मैं इसको हटा देता हूँ और ले देता हूँ सी कर देता हूँ, तो 1 और 2 काउंट करेगा, इस कैरेक्टर को छोड़ देगा कौन, अपना काउंट। और काउंट क्या करेगा, 1 2 3, काउंट परिणाम देगा इसमें 3 और काउंट परिणाम देगा इसमें 2, क्योंकि नंबर्स की संख्या है 2 और टोटल सेल में फिल वैल्यू है 3। तो टोटल सेल में फिल रेंज को कौन बताएगा, काउंट है, केवल नंबर कौन बताएगा, काउंट। ठीक है बेटा। अब आप इसको एक बार नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन देखते हैं। इरेज कर दे भाई। हाँ, पहला टॉपिक अपना हो चुका है, एमएस एक्सेल के बेसिक फार्मूला कंप्लीट है अपने, मोस्टली पूछे जाते हैं वो कंप्लीट है बेटा।
उसके बाद में डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या होगा बेटा, डेटा वैलिडेशन में हम किसी सेल में वैधता लगा देते हैं। जैसे कि एक सेल में ऊपर डाल दी मोबाइल नंबर, उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना सेल पूरे कॉलम में मोबाइल नंबर लिखेंगे। फर्स्ट सेल में दिया मोबाइल नंबर, उसके अंदर मोबाइल नंबर फिलअप होंगे। मोबाइल नंबर पर हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि इसमें यदि 9 डिजिट का नंबर डालते हैं तो वैलिडेशन आ जाए कि ये नंबर गलत है, उसमें लेगा ही नहीं सेल में। अगर 11 डिजिट करते हैं तो भी वैलिडेशन लग जाए कि नंबर वैल्यू ऑफ रॉन्ग, वैलिड नहीं है, इनवैलिड नंबर। 10 डिजिट का नंबर ही वैलिड होगा, उसको वैलिडेशन। सेल पे या फिर किसी रो में या कॉलम में वैलिडेशन लगाया जाता है, वैलिडेशन। एमएस एक्सेल के कॉलम या रो में डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है। रो और कॉलम में क्या लगाया जाता है, डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है। डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है कैसे में, रो या कॉलम में डेटा का वैलिडेशन लगाया जाएगा। जैसे कि देखो बेटा, ये सेल है, यहाँ लिख दिया बेटा मैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मैं इसमें सेट कर रहा हूँ, तो इसमें अगर 10 डिजिट होंगे ना तो लेगा 10 डिजिट होगी तो फोन नंबर लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, इनवैलिड नंबर शो कर देगा पूरे कॉलम में। ये क्या है, कॉलम मेरा, और मैं ऐसे लगाऊं तो ये अपनी रो होती है, क्या होती है बेटा, रो। ठीक है, तो मैंने कॉलम में लगा दिया, फिर रो में लगा दिया। डेटा वैलिडेशन को फिक्स कर देता है, वैल्यू को फिक्स करना, सेल वैल्यू को, सेल कंटेंट को फिक्स करना होता है डेटा वैलिडेशन। ठीक है बेटा, लगाया जाता है इसमें सेल वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, इसमें सेल वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। सेल वैल्यू फिक्स किसमें की जाती है बेटा, डेटा वैलिडेशन में। क्लियर। उसके बाद मैं बता दूं सॉर्टिंग, मैंने बता दिया आपको एमएस एक्सेल में। सॉर्टिंग बेटा दो प्रकार की बताई थी एमएस एक्सेल में। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब असेंडिंग मतलब होता है डेटा को टू जेड सेट करना, डिसेंडिंग मतलब होता है जेड टू ए सेट करना। सॉर्टिंग दो प्रकार की बताई थी बेटा मैंने। सॉर्टिंग दो प्रकार की, एक होती है बेटा असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग। क्या होती है, डिसेंडिंग। अब असेंडिंग क्या करेगा वो देखो आप, असेंडिंग में डेटा अपना ए टू जेड फॉर्मेट में होगा, और डिसेंडिंग क्या होगा बेटा, जेड टू ए फॉर्मेट में होगा, या फिर इसमें 1 से 0 से 1 होगा, या फिर 1 से 0 होगा, 1 से 0 होगा। कैसे हो सकता है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग है। नंबर्स हो सकते हैं या फिर कोई स्ट्रिंग हो सकती है। क्लियर। नंबर और स्ट्रिंग को सेट करने के लिए, अल्फाबेट तरीके से सेट करने के लिए हम सॉर्टिंग का उपयोग करते हैं। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर देखिए आप, फिल्टर एमएस एक्सेल में यूजर के अकॉर्डिंग आवश्यक वैल्यू को फाइंड आउट करके अलग करना। जो सेल में वैल्यू फिलअप की गई है, डेटा फिल किया गया है, उस डेटा में से यूजर अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग डेटा को छांट के अलग करता है, तो उसके लिए वो फिल्टर का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, फिल्टर का उपयोग करता है। यूजर के अनुसार डेटा को सेलेक्ट करके, एक बल्क डेटा में से सेलेक्ट करके, मैं एक्सेल जो रखता हूं, इस ऑप्शन के माध्यम से यूजर के अनुसार, हाँ भाई, इस ऑप्शन के माध्यम से यूजर के अनुसार बल्क डेटा में से आवश्यक डेटा को अलग किया जाता है। जैसे कि मैंने 1 से लेकर 100 तक गिनतियां लिख रखी है, नंबर्स लिख रखे हैं, उनमें से मैं चाहता हूं कि 50 से ऊपर वाले नंबर मुझे चाहिए, नीचे वाले नंबर नहीं चाहिए।
तो 50 से ऊपर वाले नंबर को छांट के अलग करना है मुझे, या फिर उसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनकी सब्जेक्ट्स के नंबर चढ़ा रखे मैंने। मैं चाहता हूं कि केवल वो स्टूडेंट्स अलग हो जाएं, कौन से, जिनके नंबर 50% से ज्यादा हैं। तो डेटा इसमें फिल्टर कर दिया जाएगा, उस वैल्यू को 50% से ज्यादा वाले बच्चे अलग कर दिए जाएंगे, उससे कम वाले अलग कर दिए जाएंगे। जब मुझे आवश्यकता है 50 से अधिक की, तो 50 से अधिक का डेटा मेरे लिए अलग करके एक टेबल की फॉर्मेट में सेट किया जाएगा। क्लियर बेटा? किसके माध्यम से? फिल्टर के माध्यम से। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट, चार्ट के प्रकार, जो मैं आपको एमएस वर्ड में भी लिखा चुका हूं, आप यहां भी देख लीजिए। एक बार इसको नोट आउट कीजिए, फिर मैं इसको देख जाता हूं। स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा इसका, ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर देखिए आप। अभी आप देखिए टाइप्स ऑफ चार्ट, चार्ट के प्रकार। चार्ट के प्रकार देखिए आप, मैं इधर लिख देता हूं। चार्ट के प्रकार नंबर है, जैसे कि लाइन चार्ट, लाइन चार्ट नंबर 2, पाई चार्ट नंबर 3, कॉलम चार्ट नंबर 4, बबल चार्ट नंबर 5, स्कैटर चार्ट नंबर 6, रडार चार्ट। ये अपने को चार्ट है जो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है का। लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बबल चार्ट, स्कैटर चार्ट, रडार चार्ट, ये चार्ट्स के नाम हैं। इनका उपयोग एमएस एक्सेल में जो डेटा अपना टेबल के फॉर्मेट में होता है उसको ग्राफ फॉर्मेट में, एक चित्र के फॉर्मेट में दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? चार्ट का उपयोग किया जाता है। टेबल डेटा को, टेबल डेटा को एक चित्र के माध्यम से दर्शाता है, चित्र के माध्यम से दर्शाता है। कौन? चार्ट। और एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, चार्ट इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की, चार्ट इंसर्ट चार्ट शॉर्टकट, शॉर्टकट की क्या होती है बेटा? F11 होती है। एमएस एक्सेल में किसी भी चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं आप, तो क्या करना पड़ेगा? F11 प्रेस करना पड़ेगा। उस टेबल को सेट करना है और F11 प्रेस कर देना है, F11 दबाना है, चार्ट अपना इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार इसको आप नोट आउट कीजिए। हाँ, इसको नोट आउट कर लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट और देखते हैं इसके। चलिए देखिए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जैसे कि एमएस एक्सेल में हमें एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने में क्या चाहिए? फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है बेटा? सबसे पहले हमें सेल की वैल्यू और दूसरे नंबर पे सेल का रेफरेंस पता होना चाहिए। क्या क्या चीज की जरूरत होती है बेटा? सेल वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस की सहायता से फॉर्मूला बनाया जाता है। फॉर्मूला स्टार्ट, फॉर्मूला स्टार्ट किससे होता है बेटा? फॉर्मूला स्टार्ट बराबर, लिख दो, बराबर के चिन्ह से, बराबर के चिन्ह से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बेटा? बराबर के चिन्ह से। उसके बाद में फ्रिज पेंस कमांड। फ्रिज पेंस कमांड ये क्या होती है सर? ये बेटा किसी सेल में, किसी सेल में या किसी रो को या किसी कॉलम को होल्ड करने के लिए, ये बेटा रो तथा कॉलम को, रो तथा कॉलम को, कॉलम को होल्ड करने के लिए, होल्ड करने के काम आती है।
रो तथा कॉलम को होल्ड करने के काम आते क्या, फ्रिज स्पैन कमांड्स। जैसे कि बेटा ये अपना एक डेटा है, इधर मैं एबीसीडी लिख देता हूं, इधर नंबर्स लिख देता हूं। ये मेरे क्या बेटा एक्सेल शीट, एक्सेल शीट में मैंने लिख दिया नेम, इधर लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, इधर लिख दिया एड्रेस, इधर लिख दिया मोबाइल नंबर, और यहाँ इनके नीचे डेटा है इसका। तो ये डेटा है, इसमें क्या लिखा है बेटा, डेटा लिखा है। ये डेटा ऊपर स्क्रॉल होता रहना चाहिए, और ये वाली लाइन है ना, ये नेम ग्राम ये सब, ये एक जगह होल्ड हो जाए। क्या हो जाए बेटा, होल्ड हो जाए। इन सबको एक जगह होल्ड करने के लिए, एक जगह रोकने के लिए, इसी जगह केवल अपना डेटा स्क्रॉल होता रहे, ऊपर होता रहे, लेकिन ये वाली कॉलम, ये वाली रॉ अपनी होल्ड हो जाए, ऊपर स्क्रॉल ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रिज पैंस कमांड। रॉ तथा कॉलम, किसी भी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ को होल्ड करने के लिए हम फ्रिज पैन कमांड का उपयोग करते हैं। क्लियर बेटा, पूरा डेटा अपना स्क्रॉल होगा, ये पहली वाली रॉ अपने होल्ड कर दिए, ये स्क्रॉल नहीं होगी, या फिर आगे वाला ये कॉलम होल्ड कर दो आप, बाकी इधर वाला डेटा स्क्रॉल करेंगे तो ये कॉलम होल्ड हो जाएगा, स्क्रॉल नहीं होगा। क्लियर बेटा, रो तथा कॉलम को होल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए क्या किया जाएगा, फ्रिज पैन कमांड का उपयोग किया जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है सर। उसके बाद में बेटा गोल सीक, इसका उपयोग क्या होता है बेटा, एमएस एक्सेल में। बेटा एमएस एक्सेल में किसी भी वैल्यू के अंतिम परिणाम से, किसी वैल्यू के वही फॉर्मूला बेटा, एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूला के अंतिम परिणाम से अज्ञात वैल्यू ज्ञात करना। तो क्या अज्ञात वैल्यू को ज्ञात करना है तो किसका उपयोग करना पड़ेगा, गोल सीक का उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर, अंतिम परिणाम से अज्ञात वैल्यू ज्ञात करना, अंतिम परिणाम से अज्ञात वैल्यू ज्ञात करना, तो गोल सीक ऑप्शन का उपयोग, गोल सीक का उपयोग करना पड़ेगा। देखते हैं इसके माध्यम से अंतिम परिणाम से अज्ञात वैल्यू ज्ञात की जाती है। ज्ञात नहीं बेटा, अज्ञात वैल्यू ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट छपता है बेटा, पेपर में आता है। अज्ञात वैल्यू ज्ञात कर, अंतिम परिणाम से अज्ञात वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गोल सीक का उपयोग किया जाता है। फ्रिज पैंस कमांड, रॉ तथा कॉलम को, एमएस एक्सेल में रॉ तथा कॉलम को होल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, फ्रिज पैंस कमांड का उपयोग किया जाएगा। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है बेटा, एक बार आप इनको नोट आउट कीजिए। फिर एक चीज और देख लो, इसका एक्सटेंशन नेम और देख लो, लगे आप एक्सटेंशन नेम बेटा एप्लीकेशन की पहचान दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एप्लीकेशन की पहचान, बताता है। ठीक है बेटा, एमएस एक्सेल क्या होगा बेटा, इसमें वर्जन के अकॉर्डिंग बेटा 2003, 2007, 2010, इनमें जो 3 का है ना एक्सटेंशन नेम होगा .xls, 2007 का .xls, 2010 का .xlsx। ये क्या इसका एक्सटेंशन नेम है, फाइल के पीछे लगा हुआ नाम, जैसे कि ramu.xls। तो रामू के नाम की जो फाइल है XLS, मतलब कि एमएस एक्सेल 2003 वर्जन में बनाई गई है, एमएस एक्सेल 2003 में बनाई गई, ये मेंशन करता है .xls है जो। क्लियर, एक बार आप इसको नोट आउट कीजिए। कर लिया, चलो हटाते हैं। हाँ बेटा, पिछले चैप्टर कुछ पुरानी बातें वो आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, जैसे कि इसमें हेडर एंड फुटर है, उसमें पढ़ा दिया मैंने एमएस वर्ड में। हेडर एंड फुटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रत्येक पेज पर किसी सूचना को दोहराने के लिए हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पेज पर हमें कोई सूचना रिपीट करनी है तो किसका उपयोग करेंगे, हेडर और फुटर का उपयोग करेंगे सूचना को रिपीट करने के लिए। हेडर फुटर
सूचना को प्रत्येक पेज पर दोहराना। अगर पेज के हम यहाँ पे सूचना को दोहरा रहे हैं टॉप पे, तो उसको कहेंगे हेडर। अगर बॉटम में दोहराते हैं सूचना को तो कहेंगे फुटर। क्या कहेंगे? फुटर। अगर सूचना को टॉप पे रिपीट किया जाता है तो हेडर, और बॉटम में रिपीट किया जाता है तो फुटर कहलाएगा बेटा। उसके बाद में और बैक स्टेज भी पूछ लिया जाए बेटा। बैक स्टेज व्यू, तो वही पुरानी बात है बेटा, फाइल टाइप को बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। फाइल टाइप को क्या कहते हैं? बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। फाइल टाइप को क्या कहा जाएगा बेटा? बैक स्टेज व्यू कहा जाएगा। और क्या पूछा जाता है सर इसमें? और बेटा पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में फर्स्ट सेल का एड्रेस और अंतिम सेल का एड्रेस, दोबारा बता रहा हूं बेटा मैं, फर्स्ट सेल का एड्रेस इस कॉर्नर पे होता है A1, अंतिम सेल का एड्रेस इधर होता है बेटा नीचे लास्ट में। क्या होगा? XFD 1048,576। ये क्या है बेटा? लास्ट सेल एड्रेस। ये क्या है बेटा? फर्स्ट सेल एड्रेस। पूछ ले आपसे लास्ट सेल एड्रेस और फर्स्ट सेल एड्रेस। फर्स्ट सेल एड्रेस होता है A1 और लास्ट सेल एड्रेस होता है XFD 1048,575 या 76। ठीक है बेटा। सेल एड्रेस कहां मेंशन होता है? नेम बॉक्स में। सेल एड्रेस कहां दिखाई देगा बेटा? शो कहां होगा? शो होगा नेम बॉक्स में। कहां पे बेटा? नेम बॉक्स में। सेल एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? नेम बॉक्स में दिखाई देता है। नेम बॉक्स के दाईं ओर क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बार होता है। क्या होता है? फॉर्मूला बार। देख लिया? समझ लेना बस, केवल कुछ नहीं है, हल्का फुल्का पिछले चैप्टर का ये पढ़ा रखा, उसमें दोबारा से रिपीटेड है। हाँ बेटा, इसके बाद में हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। पेज को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पेज को प्रिंट करना है तो कौन सी टाइप का उपयोग करेंगे? पेज प्रिंट एरिया सेट करना है तो एमएस एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए लिख देता हूं, प्रिंट प्रीव्यू देखने व प्रिंट एरिया सेट करने के लिए पेज लेआउट। कौन सी टैब बेटा? पेज लेआउट टैब का उपयोग किया जाता है। ठीक है सर। हम चाहते हैं कि एरिया सेट कर लिया, एक पेज पे पूरा प्रिंट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बेटा प्रीव्यू में जाएंगे, उसकी सेटिंग में जाके क्या करेंगे अपन? प्रिंट में से जो प्रिंट सेटिंग होती है बेटा, प्रिंट सेटिंग में से क्या करना है? शीट फिट ऑन वन पेज सेलेक्ट करने पर पूरा प्रिंट एक पेज पर आता है। फ्रंट सेटिंग में से बेटा सीट फिट ऑन वन पेज करेंगे तो बेटा क्या होगा? सेट करने पर वन पेज सेट करने पर पूरा प्रिंट एक पेज पर आता है। कब? जब हम प्रिंट सेटिंग में से फिट ऑन वन शीट कर देंगे तो। या फिर उसमें एक ब्लू लाइन आती है, आप उसमें पेज एरिया सेलेक्ट करते हो, पेज प्रिंट एरिया सेलेक्ट करते हो, उस ब्लू लाइन को आप पकड़ के दाएं बाएं सेट कर सकते हो। पेज एक दो जितने चाहते हो आप उस पेज पे ले सकते हो उसके माध्यम से। ठीक है बेटा। जैसे कि ये सीट आ गई अपनी, यहाँ से डॉट डॉट कर ब्लू लाइन, तो इसमें पेज आएंगे आपके, तो आप इस लाइन को ऐसे पकड़ के यहाँ से मूव कीजिए और इस लाइन को ऊपर यहाँ ले आइए, तो आपको पूरा ही हट जाएगा और पूरा एक पेज हो जाएगा। क्लियर?
या फिर यहाँ डॉट डॉट आती है थोड़ी सी लाइन, तो इसको आप यहाँ से पकड़िए ऐसे और नीचे तक बढ़ा दीजिए, तो ये भी एक पेज बन जाएगा। तो ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद में प्रीव्यू करने पर ये हमें दिखाई देता है। तब आप उसको ब्लू लाइन को नीली लाइन को पकड़ के पेज सेट कर सकते हो। क्लियर बेटा, ये इंपॉर्टेंट है भाई एमएस एक्सेल का। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा, आराम से आसानी से बताया है मैंने आपको, कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए। और आप बार बार मैं कह रहा हूँ सेल का एड्रेस ध्यान रखना है, सेल एड्रेस सेल एड्रेस सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कैसा होता है बेटा, पहले अल्फाबेट आएगा, क्या आएगा अल्फाबेट, जैसे A10, ये सही है, 10A लिख दूंगा तो ये गलत है, पहले अल्फाबेट आएगा बाद में नंबर आएगा। और बेटा सेल संदर्भ में जैसे कि A1 A15, अब ये सही, अगर A1 15A ये गलत है, कैसे भी आ जाए सही का ध्यान रखना है आपको, सही फॉर्मूला फॉर्मेट कैसा होता है वो पहचान लेना है, बाकी आपके लिए सब आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर बेटा, अब ये क्या करेगा, या इसके सामने लिख देता हूं, तो ये करेगा A1 से A15 तक की सेल को काउंट करके उनको जोड़ देगा, उनको सम कर देगा, उनको जोड़ने के लिए काम करेगा सम फॉर्मूला। एवरेज औसत वैल्यू निकालने के लिए मैक्स, सबसे अधिक मिनिमम, सबसे कम काउंट गिन के बताएगा, लेंथ स्ट्रिंग लेंथ काउंट करेगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट आउट कर लीजिए, फॉर्मूला फॉर्मेट को रट लीजिए, ढंग से आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमएस एक्सेल अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नए सेशन में एमएस पावर पॉइंट के साथ में। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना, ताकि उनके लिए भी RSCIT का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। इट्स ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।